Hello and welcome to viewers of Sriman Narayana Physics. My dear viewers, today in this video program I am going to learn you about solving the numerical problems which are based on grouping of capacitors. In this context, I will also describe to you the numerical problems which are based on Wheatstone's bridge. So let us start. The first question, you can see this figure. The question is telling, in the given circuit diagram, firstly find the equivalent capacity. Second question, charge stored in each capacitor. तुम ये फिगर देख सकते हो. इस फिगर में तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. ये फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है, सेकंड कैपेसिटर जिसके लिए कैपेसिटी की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है और थर्ड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी की वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है. और तुम देख सकते हो इनका जो अटैचमेंट है वह एक 100 वोल्ट की बैटरी से किया गया है. अगर हम ये कल्पना करते हैं कि ये तमाम प्लेट्स ये सब पॉजिटिवली चार्ज है और तो तुम ये देख सकते हो कि तमाम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं और जितने भी नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं वो सब के सब एक खास कॉमन पॉइंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं. निश्चित रूप से चूंकि इनका सभी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है और सभी नेगेटिवली चार्ज प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं. और जैसा कि तुम जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कैपेसिटर्स जुड़े हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का फार्मूला होता है C = C1 + C2 + C3. इस तरह से इसका पहला है 1 माइक्रोफैराड, so we'll write 1 + 2 and +3 and you'll get 6 माइक्रोफैराड. यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी ये पूरी व्यवस्था का होगा 6 माइक्रोफैराड. अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन है चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर. तो हर कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा. अब एक चीज तुम्हें क्लियरली ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल मोड में जुड़े होते हैं तो उनके लिए पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है. अर्थात ये 100 वोल्ट की बैटरी को हम कनेक्ट किए हैं. इन दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, इन दोनों प्लेट्स के बीच की भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट और ये दोनों प्लेट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगी. तो फर्स्ट जो कैपेसिटर है, मान लो इसमें जो चार्ज डिपॉजिट हुआ वह Q1, इसमें जो चार्ज डिपॉजिट हुआ वह Q2 और इसमें जो चार्ज डिपॉजिट हुआ उसको हम Q3 मान लें. तो Q1 की वैल्यू क्या होगी भाई? क्लियरली Q1 = C1 × V. चूंकि C1 की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफैराड और जो PD है जैसा कि अभी बताया हमने ये 100 वोल्ट है. इस तरह से 100 × 1 यानी 100 और चूंकि माइक्रो है इसलिए यहाँ जो चार्ज होगा माइक्रोकूलम में हो जाएगा. बिल्कुल ही उसी तरह से जो सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज डिपॉजिट हुआ उसको हमने Q2 माना. तो Q2 बराबर होगा कितना? C2 × V. यानी C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड × 100 वोल्ट और इस तरह से ये 200 क्या होगा? माइक्रोकूलम हो जाएगा. और उसी तरह से चार्ज डिपॉजिटेड ऑन थर्ड कैपेसिटर it will be given as Q3 = C3 × V. That will get 3 microfarad multiplied by 200.
100 volt, so we will get how much? 300 microcoulomb. अब ये आंसर हुआ। अब ये समझना होगा कि यहाँ पर जो चार्ज डिपॉजिट होता है पैरेलल कनेक्शन में, वह इस बात को याद रखा जाए कि हमेशा कैपेसिटर्स के रेशियो में होता है, यानी Q1 is to Q2 is to Q3, it will must be equal to C1 is to C2 is to C3. Let us now discuss the second question. In the second question, you can see the question is telling that find the equivalent capacity between points A and B in the given arrangement. तुम देख सकते हो ये एक सर्किल का अरेंजमेंट है और इसमें 4 कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। ये सर्किल पर ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, और इनके बीच ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड है, और ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है। अब the question is telling that find the equivalent capacity between points A and B. ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये कहा जा रहा है कि पॉइंट्स A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी को निकालो। जहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होते हैं, कुछ पैरेलल में जुड़े होते हैं। आई मीन टू से दैट such types of problems are related to mixed grouping, in which some capacitors are joined together in series while rest are in parallel. So, how will you identify that which one are in series, which one are in parallel? ये बात तुम्हें समझना एक कठिन काम है कि कौन कौन कैपेसिटर आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन कौन कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये बात ऐसे समझे, ये दोनों पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी को हमको निकालना है। जस्ट इमेजिन करो कि इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच हम कोई सोर्स जोड़ दें, तो अब ये देखा जाएगा कि जो चार्ज यहां पर पहुंचेगा वही चार्ज इनको भी मिलेगा और वही चार्ज इनको भी मिलेगा, क्योंकि ये समझो कि एक नदी है और नदी की पानी एक कैनल के द्वारा ये 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच फ्लो किया जाता है। तो पानी की कुछ भाग इधर से गुजरेगी, रेस्ट भाग इधर से गुजरेगी। अब जो पानी ये कैनाल से होकर फ्लो होगी वही इससे भी, वही इससे, यानी कहीं भी इसमें कोई बंटवारा जैसी चीज नहीं प्रतीत होती है। और जहां कोई बंटवारा न हो तो सीधा सीधी ये समझ लेना चाहिए कि वह कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई जंक्शन नहीं है जिससे ये समझा जाए कि चार्ज जो है जो आ रहा है उसका कहीं बंटवारा हो रहा है। इसलिए ये कैपेसिटर पर उतना ही चार्ज डिपॉजिट होगा जितना इस पर, उतना ही इस पर, अर्थात ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए होंगे। जबकि जब इधर से हम, जैसे मैंने कहा कि कोई कैनल है या कोई रिवर है, हमने क्या किया भाई, वाटर को इधर फ्लो कराया और ऐसे निकाल दिया, तो जो वाटर आएगा जो ही यहाँ पर आएगा उसका एक भाग इधर जाएगा, दूसरा भाग इधर जाएगा। वाटर ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुंचेगा, उधर से निकल जाएगा, और जो इधर वाला पार्ट है इधर से होते हुए निकल जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ही उसी अंदाज में ये बताया कि जो चार्ज इसको मिलेगा वही इसको मिलेगा, वही इसको मिलेगा, इसलिए तीनों जो हैं एक दूसरे के सीरीज में हो गए। तो हम लोग ये तीनों सीरीज में हैं, तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें। सॉल्यूशन,
see here the equivalent capacity of 3, 4, 5, यहाँ हम लिख दें 3, 4, 5, यानी 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए हम फार्मूला लिखते हैं 1/C345 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। और इस तरह से इसका एलसीएम अगर लेते हो तो ये एलसीएम जो है 60 आएगा और ये वैल्यू ऊपर में 20 प्लस 15 और प्लस 12 होगा। और इसको यदि जोड़ दिया जाए तो 20 प्लस 15 35 एंड 35 प्लस 12 35 प्लस 12 35 plus 12 you will get 47. So you will get the result 47 divided by 60। और चूंकि इसको उलटेंगे तो जब ये स्थिति होगी तो हम लिखेंगे C345, यानी इन तीनों कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट होगी वह कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 47। अब देखो इन तीनों का हमने ऑपरेशन कर दिया, यानी तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दिया। अब ये जो कैपेसिटर है क्योंकि इससे एक दूसरी चार्ज, इसमें दूसरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्ज डिपॉजिट होगी क्योंकि यहाँ पर बंटवारा हो रहा है, इसलिए इन तीनों के जगह पर हम एक कर देते हैं। तुम देख सकते हो इस फिगर में इन तीनों के बदले हम एक कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू कितनी है भाई 60 डिवाइडेड बाई 47, ये माइक्रोफैराड है। अभी क्लियर बात है कि ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल में हैं, अर्थात इनको डिफरेंट चार्ज मिलेगा और ये जो कैपेसिटर है इस पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट होगा, इसलिए इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे, यानी इक्विवेलेंट ऑफ ये 2 है और ये 3, 4, 5 है, तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, यानी सबका। तो जब सबका हम करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, कुछ नहीं करना है, जानते हो पैरेलल में सिंपली ऐड कर देना होता है। तो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 60/47, और इस तरह से 47 यहाँ एलसीएम ले सकते हो और ये वैल्यू 94 हुआ और प्लस 60, इसको जोड़ दो 4 हुआ और ये 154/47, इतना माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटी की वैल्यू होगी। My third question, in the given figure find the effective capacitance between the points P and Q. My dear students, see this figure, इस फिगर को देखो। इस फिगर में तुम्हें ये लगेगा कि 5 कैपेसिटर्स हैं, देयर आर 5 कैपेसिटर्स, और ये जो 5 कैपेसिटर्स हैं जिन्हें हम C1, C2, C3, C4, C5 के द्वारा डिनोट किए हैं, इसमें दिया हुआ है C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 and each has got the value 4 microfarad। और इस सिचुएशन में you have to calculate the effective capacitance between points P and Q। ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये जो पॉइंट P और Q है इनके बीच तुम्हें इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को निकालना है। एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना यहाँ चाहूंगा कि जिस किसी भी प्रॉब्लम में 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें दिखाई पड़े या इससे अधिक, तो एक बार थोड़ा सा उसमें गौर करना चाहिए, कहीं ये प्रॉब्लम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का तो नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रॉब्लम होता है
उसमें 5 कैपेसिटर्स होते हैं और 5 में से 4 कैपेसिटर्स एक पैरेललोग्राम के आर्म्स को फॉर्म करते हैं और एक कैपेसिटर डायगोनली अटैच्ड हुआ करता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस फिगर को गौर से देखो। यहाँ पर एक कैपेसिटर हमने ऐसे बनाया, दूसरा कैपेसिटर हमने इस तरह से बनाया और तीसरा जो कैपेसिटर है ये इस तरह से ज्वाइन किया और चौथा जो कैपेसिटर है तुम देख सकते हो इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम नाम दें, इसको ए, बी और ये सी और ये डी, तो तुम देख सकते हो ये चारों कैपेसिटर्स जो हैं एक पैरेललोग्राम का निर्माण करते हैं और पांचवा जो कैपेसिटर है डायगोनली अटैच्ड है, ये पॉइंट बी और डी के बीच। पहला काम हमारा ये चेक करना कि क्या वह प्रॉब्लम विथ स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तुम कहोगे भाई इसकी क्या कंडीशन है, कैसे हम ये समझेंगे कि यह विथ स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम है। देखो, मान लो ये जो कैपेसिटर है इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, इसको C3 मान लें, इसको C4 मान लें और इसको हम लोग C5 मान लें। यदि ऐसी स्थिति हो कि C1/C2 और ये बराबर हो जाए C3/C4, यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो सीधे समझना यह विथ स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम है। और यदि यह स्थिति प्रिवेल करती है तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट बी और डी, ये दोनों पॉइंट्स, बोथ द पॉइंट्स विल बी एट द सेम पोटेंशियल। और ये दोनों पॉइंट्स यदि एक ही पोटेंशियल पर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यह जो कैपेसिटर है इसकी कोई रोल नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा। अब थोड़ा सा ये कंडीशन को देखा जाए, ये सिचुएशन, ये देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम है इसमें दो क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। एक जो क्लोज लूप है उसका निर्माण C1, C3 और C5 के द्वारा हो रहा है और दूसरा जो बंद लूप, क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है उसको निर्माण करने में जिन कैपेसिटर का योगदान है वह C2, C4 और C5, ये दोनों क्लोज लूप हैं। अगर ये दोनों क्लोज लूप बना रहे हैं तो ये तुम देखो कि इन दोनों क्लोज लूप में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन C5 है। अब चूंकि हम देखते हैं कि C1, C2 और C3, C4, C1/C2 बराबर C3/C4, ये कंडीशन प्रिवेल कर रहा है। तुम देख सकते हो चूंकि सबकी वैल्यू 4 है, 4/4 = 1, दैट इज इक्वल टू 4/4। इसका मतलब है कि यह कंडीशन फुलफिल हो रही है और यदि यह कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यह जो कैपेसिटर C5 जो कि दोनों ही क्लोज लूप में कॉमन है, इसकी कोई रोल नहीं, इसकी कोई भूमिका नहीं। अब हम कैसे सॉल्व करें? मान लो ये जो पॉइंट ए है, ऐसे समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी को हमको निकालना है। अब जरा देखो, जब इसकी कोई रोल ही नहीं तो इनको हम बिल्कुल ही हटा देते हैं। अब जरा हटाओ, कहेंगे ठीक उसी तरह से जैसे यहां से नदी से पानी को छोड़ो और ये पानी जो है जब ही आएगा यहाँ पर उस पानी का बंटवारा शुरू हो जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा। अब ध्यान दो, जो पानी इस सेक्शन से होकर जाएगा वही इस पार्ट से भी जाएगा। मतलब क्लियर है कि ये दोनों कैपेसिटर के बीच कहीं भी कोई बंटवारा जैसी चीज नहीं है, इसलिए सीधा ये समझना कि ये C1 और ये C3 दोनों ही किसमें है, सीरीज में है। बिल्कुल। अब जरा इधर की बात करें तो जो चार्ज इधर फ्लो किया उसका जो शेष भाग होगा वह चार्ज इधर फ्लो करेगा, तो जो चार्ज ये कैपेसिटर को मिलेगा वही चार्ज इसको मिलेगा, अर्थात सेम चार्ज मीन्स सीरीज।
यानी C2 और C4 ये भी दोनों सीरीज में होंगे। अब हम लोग ये C1 और C3 चूंकि दोनों सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट निकालते हैं C1 C3 का। तो सीरीज का फॉर्मूला तुम जानते हो, अगर दो कैपेसिटर्स हो तो वेरी सिंपल C13 यानी ये और ये इन दोनों कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है उसको निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला C1 इंटू C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3। क्योंकि C1 C3 सबकी वैल्यू 4 है तो सीधा सीधी ये आएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 यानी 16 डिवाइडेड बाई 8 और इस तरह से ये 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा। बिल्कुल ही ये C2 और C4 ये C2 और C4 इन दोनों का भी इक्विवेलेंट निकालें तो हम लिखेंगे C2 इंटू C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4 और वही वैल्यू सेम हमको मिलेगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 दैट मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 8 दैट यू विल गेट 2 माइक्रो फैराड। अब देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 माइक्रो फैराड और इन दोनों का भी इक्विवेलेंट 2 माइक्रो फैराड है। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों की जगह पर 1 कर देते हैं। C13 देख सकते हो ये सिचुएशन ऐसे बन जाती है, ये ऐसे, और इसको हम लोग C13 कर दें और दूसरा जो है इस तरह से ऐसे बनता है, ये पॉइंट तुम्हारा P हुआ और ये पॉइंट Q हुआ, ये C13 हुआ और ये जो है C24 हुआ। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 माइक्रो फैराड और C24 इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी 2 माइक्रो फैराड। अब क्लियर बात है कि इन दोनों कैपेसिटर से होकर के डिफरेंट चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपॉजिट होंगे, इसलिए निश्चित रूप से ये दोनों किस में होंगे पैरेलल में, और इस तरह से इनका जो इक्विवेलेंट होगा C इक्विवेलेंट सीधा सीधी चूंकि पैरेलल में जोड़ देते हैं यानी 2 प्लस 2 दैट वी विल गेट 4 माइक्रो फैराड। This is your answer. Okay, thanks.